ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में ऑपरेशन अय्यार जारी। इस ऑपरेशन के तहत हिंदुस्तानी गद्दारों को कहा जाए कि हिंदुस्तान में बैठे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मददगारों को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है। और आज मैं बताऊंगा आपको ज्योति के बाद हारून तुफैल कैसे पाकिस्तान के स्लीपर सेल बने। ऑपरेशन अय्यार, गद्दारों पर प्रहार। ज्योति, हारून, तुफैल, आईएसआई के कितने स्लीपर सेल? पहले ज्योति मल्होत्रा, फिर हारून और फिर तुफैल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तानी जासूसों पर शिकंजा कसा जा रहा है। यूपी से दिल्ली तक देश के गद्दारों पर प्रहार जारी है। जांच एजेंसीज एक एक करके पाकिस्तानी मोहरे को पहचानने और एक्शन करने में जुटी हैं। ट्रैवल ब्लॉगर से आईएसआई का ट्रम्प कार्ड बनी ज्योति के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की एक एक साजिश का खुलासा हो रहा है। इसी कड़ी में नया नाम है, दिल्ली से पकड़ा गया हारून। यूपी एटीएस ने सीलमपुर के रहने वाले हारून को गिरफ्तार किया है। हारून पे आरोप है कि वो पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी मुजम्मिल के साथ मिलकर लोगों को वीज़ा दिलवाता था और लोगों के अकाउंट में पैसे दिलवाता था। बता दूं कि हारून वो शख्स है जो सीलमपुर इलाके में है, स्क्रैप का काम करता है और पाकिस्तान में उसके रिश्तेदार रहते हैं। साथ ही पाकिस्तान में अपने ही एक रिश्तेदार के साथ शादी किया था, जबकि भारत में ऑलरेडी वो शादीशुदा था और उस पर आरोप है कि वो लोगों को वीज़ा दिलवाने का काम करता था और इस बीच कई बार वो पाकिस्तान जा चुका था। अब यूपी एटीएस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और किन किन लोगों के वो संपर्क में था। दिल्ली के सीलमपुर इलाके का रहने वाला हारून काम कबाड़ी का, लेकिन असली काम पाकिस्तान के इशारे पर भारत में जासूसी का, मगर यूपी एटीएस के हद पे चढ़ा। खास बात यह कि ज्योति की तरह हारून का कनेक्शन भी दिल्ली की पाकिस्तानी एम्बेसी से जुड़ा है। जैसे ज्योति पाकिस्तान एम्बेसी में काम करने वाले दानिश से जुड़ी थी, वैसे ही हारून भी पाक एम्बेसी के मेंबर मुजम्मिल हुसैन के संपर्क में था। मुजम्मिल वो अधिकारी जिसे भारत सरकार ने देश छोड़ने का आदेश दिया था। हारून पर आरोप यह कि वो मुजम्मिल के साथ मिलकर पाकिस्तानी वीजा दिलाता, वीजा दिलाने के नाम पर लोगों से अवैध वसूली करता, साथ ही भारत विरोधी जानकारी शेयर करता। मोहम्मद हारून सीलमपुर में किराए के मकान में रहता था। जी मीडिया की टीम जब जासूस हारून के घर पहुंची तो पहले तो कोई बाहर नहीं आया, लेकिन बाद में मीडिया के दबाव के आगे उसकी मां और भाई कैमरे के सामने आए, जिसके बाद हारून का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। हारून की पत्नी पाकिस्तानी और परिवार के कई लोग कई बार पाकिस्तान जा चुके हैं। हारून भी 25 अप्रैल को पाकिस्तान से लौटा था। पाकिस्तान में शादी कर रखी उसने। अच्छा, कब हुई थी शादी? ये पता ना क्या साल हो गए। अच्छा, पाकिस्तानी एम्बेसी में भी दोस्ती थी? दोस्ती वीजा लेता था वो। अच्छा। वीजा लेकर उससे जाता था। हाँ। वो दोस्ती हो गई होगी। हाँ। है, उस दोस्ती का ये नतीजा मिल रहा है। आप लोगों की क्या रिश्तेदारी थी पाकिस्तान? मेरी 2 नंदे हैं वहाँ पे, परिवार है पूरा। अच्छा। मेरे चाचा ससुर फूफिया सब मेरे वहाँ पाकिस्तान में। कब गया था हारून पाकिस्तान? अभी तो आया 25 तारीख को। हालांकि जी मीडिया ने हारून के परिवार से उसके आईएसआई लिंक के बारे में सवाल किया तो हारून को निर्दोष बताया गया। ये तो आरोप लगाया जा रहा है, मिर्च मसाले लगा के बताया जा रहा है। पुलिस कब आई थी? कितनी टीम आई थी? पुलिस के कितने लोग आए थे आपके घर? कोई नहीं आया। तो कहाँ से पकड़ा हारून? पूछा तो अच्छे खासे गया, वो तो गया मुझे पता भी नहीं है। कहाँ गया था? वो तो यहीं था गली में। जी मीडिया के सवालों से बौखलाया हारून का परिवार बदसलूकी पर उतरा और कैमरे पर गुस्सा करने लगा। हमारे साथ बात करने के लिए हारून के भाई वसीम है। वसीम, हारून के बारे में कब पुलिस परसों ले गए? परसों ले गए थे। क्या कहा था? चलो क्या कहा? चलो घर के ऊपर चलोगे अब? क्यों? चलो नीचे उतरो। क्यों आज क्यों क्या हो गया? क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? नाराज क्यों हो रहे हैं आप लोग? दिक्कत क्या हो रही है? अपनी परिवार परेशान क्यों कर रहे हो इन्हें? भाई जाओ यार, एक बात तुम कितना पूछोगे बताओ? एक बात कितना पूछोगे? अरे आप ही की बात रख रहे हैं ना, आप अपनी बात रखेंगे। नहीं रखते आप बात? ऐसे अभी आप देखिएगा, आपकी बात नहीं मिलेगी आपको। आपकी बात रखा जाएगा। मैंने कभी नहीं देखा है, नहीं लगता। चलो फिलहाल हारून ने जांच एजेंसी पूछताछ में उसके पाकिस्तानी लिंक खंगाल रही हैं। साथ ही पता ये लगाया जा रहा है कि उसने अब तक कितने राज पाकिस्तान पहुंचा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नाम तुफैल, रहता तो महादेव की नगरी वाराणसी में है, मगर काम करता था पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के। कट्टरपंथी सोच से प्रेरित इस गद्दार को एक पाकिस्तानी से प्यार हुआ और फिर उसके कहने पर अपने ही देश से गद्दारी करने लगे। ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। काशी का तुफैल, ISI का हनी ट्रैप। देश से गद्दारी, अब योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। यूपी के वाराणसी में पकड़े गए जासूस तुफैल पर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले तुफैल को एक पाकिस्तानी खातून ने अपने जाल में फंसा रखा था और उसी के मोहपाश में फंसकर तुफैल भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होता चला गया। और तुफैल को पाकिस्तानी जासूस बनाने के लिए सारा खेल वहां की खुफिया एजेंसी ISI का था, जिसने अपनी एजेंट नफीसा को मोहरा बनाकर हिंदुस्तान में तुफैल को अपना जासूस बना लिया था। अब तक के खुलासे के मुताबिक तुफैल सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहने वाली नफीसा से जुड़ा। नफीसा ने खुद को पाकिस्तानी सेना में काम करने वाले अधिकारी की पत्नी बताया। नफैस ने तुफैल को बहला फुसलाकर भारत की खुफिया जानकारी मांगने लगी। नफीसा ने तुफैल को मजहबी बातों में उलझाया और उससे जासूसी करवाई। इसको लेकर यूपी ATS अपनी जांच लगातार आगे कर रही है, लेकिन एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि ISI महिलाओं के जरिए हनी ट्रैप का पूरा जाल बुन रहा है, जिसमें तमाम ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जो आसानी से उस जाल में फंसकर भारत से गद्दारी करते हुए यहाँ की तमाम इंफॉर्मेशन ISI को देते रहे। नफीसा के प्रेम जाल में फंसकर तुफैल ने पहले तो उसे तोहफे पहुंचाए और फिर उसे वाराणसी के संवेदनशील जगहों की डिटेल भी पहुंचाने लगा, जिसमें राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी, वाराणसी रेलवे स्टेशन और रामनगर किला शामिल था। अपने पाकिस्तानी हैंडलर को न सिर्फ वाराणसी के खास जगहों की जानकारी भेजता था, बल्कि हिंदुस्तान में मजहबी आग भी भड़काने वाले गैंग का हिस्सा बन चुका था तुफैल। नफीसा के कहने पर तुफैल बाबरी मस्जिद का बदला लेने, भारत में शरिया कानून लागू करने और गजवाए हिंद बनाने जैसे मैसेज शेयर करता था। जी मीडिया की टीम वाराणसी में तुफैल के घर पहुंची, जहां उसके पड़ोसी भी इस खुलासे के बाद गुस्से में हैं और देश से गद्दारी करने वाले के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। अभी हमको अगल बगल से जानकारी मिला कि कुछ ऐसे व्यक्ति मतलब आते थे जो है, जिनका चेहरा शकल वो सब मतलब अजीब ढंग का लगता था। वो आते थे गाड़ी से, उतरते सीधे घर में घुस जाते। यहाँ के लोगों का पाकिस्तान से रोटी बेटी का संबंध है। अगर ठीक प्रकार से जांच हो तो सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान के लिए, भारत में रह करके पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और भारत से गद्दारी करते हैं। ऐसे मुसलमान जो लोग हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इनकी पूरी निष्पक्ष जांच हो। हैरानी की बात है कि तुफैल करीब 600 पाकिस्तानी नंबरों से जुड़ा था, जिस पर वो खुफिया जानकारी शेयर करता था। अब जांच एजेंसियां ये पता करने में जुटी हैं कि ये 600 नंबर किन संगठनों से जुड़े लोगों के हैं। उम्मीद है कि ATS जब तुफैल को रिमांड पर लेगी तो इस बारे में बड़ा खुलासा हो सकता है। जाहिर है जासूसी के इस खेल में तुफैल अकेला नहीं है। ISI की हनी ट्रैप वाले जाल में ऐसे और भी मोहरे फंसे हैं, लेकिन अब यूपी ATS की टीम फुल एक्शन में और तुफैल जैसे तमाम गद्दारों पर योगी फोर्स का शिकंजा कसने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात CM योगी की, जिन्होंने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। CM योगी ने कहा कि पाकिस्तान के 75 साल तक बहुत जी लिया, अब उसका समय आ चुका। इस बीच उत्तर प्रदेश में उन 800 नंबरों की निगरानी तेज हो चुकी है जो जासूसी के आरोपियों से जुड़े थे, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूर्वांचल के इस हिस्से में 800 एजेंट घूम रहे हैं। पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम से पाकिस्तान को एक बार फिर अल्टीमेटम दिया है। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के संदेश को दोहराया और बता दिया कि नया भारत किसी को छेड़ता नहीं और भारत को किसी ने छेड़ दिया तो उसे छोड़ता भी नहीं। ये नया भारत है और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। योगी गुस्से में है और इसकी दो वजह है। एक तो आतंकिस्तान की कायराना करतूत और दूसरी वजह है पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में वाराणसी से गिरफ्तार युवक तुफैल। इसी तुफैल के व्हाट्सएप ग्रुप से पूर्वांचल के 800 से ज्यादा मोबाइल नंबर जुड़े हुए और ये तमाम मोबाइल नंबर अब जांच एजेंसीज की निगरानी में है। इन 800 मोबाइल नंबरों का पता लगाने के बाद इनकी पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। आखिर ये 800 मोबाइल नंबर इस्तेमाल करने वाले कौन थे, इनका कहां तक संपर्क था। वहीं यूपी के ही मुरादाबाद के रहने वाले शहजाद की गिरफ्तारी के केस में नई जानकारी सामने आ गई है। यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट शहजाद के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच कराई। शहजाद के मोबाइल फोन में कई अहम सबूत मिले हैं। इसी आधार पर उसे रिमांड पर लिए जाने की तैयारी तेज हो गई। इसके अलावा शहजाद के संपर्क में रह रहे 2 संदिग्ध युवकों की भी तलाश की जा रही है। इसके अलावा यूपी में आईएसआई के गहराते नेटवर्क की छानबीन और तेज हो चुकी है। दरअसल यूपी के अलग अलग शहरों से एक के बाद एक कर कई शख्स गिरफ्तार किए गए और इन सभी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप लगे हैं। अब बारी योगी फोर्स की है, वो किस तरह से इन देश विरोधी ताकतों को उनके अंजाम तक पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश के गद्दारों के बाद अब बात कश्मीर के गद्दारों की, जिन पर कड़ा प्रहार जारी है। किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है, जहां 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। इसमें जैश के 2 कमांडर शामिल हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर भी आज एसआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। पहलगाम हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पिछले 1 महीने के अंदर ऐसा शिकंजा कसा कि आतंकी और उनके मददगारों के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। आतंकी अपनी जान बचाकर भागते फिर रहे हैं, लेकिन छिपने की कोई जगह नहीं। किश्तवाड़ में दूसरे दिन भी आतंकियों की मुठभेड़ जारी रही। जहां 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, तो वहीं उनके मददगारों पर एसआईए का शिकंजा पूरी तरह कस चुका है। किश्तवाड़ के जंगलों में मुठभेड़ के दूसरे दिन जनरल मुनीर के चेले भागते फिर रहे हैं, लेकिन अब उनके भागने और बचने की जगह खत्म हो चुकी है। गुनाहों का पूरा हिसाब करने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की कड़ी घेराबंदी की। आसमान से ड्रोन के जरिए निगरानी, उनके बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। पाकिस्तानी जनरल मुनीर की आतंकी पाठशाला से निकले इन 4 आतंकियों में जैश के 2 कमांडर भी हैं, जो अब तक पहाड़ी इलाकों में घने जंगलों का फायदा उठा रहे थे। बार बार किसी तरह बच निकल रहे थे, लेकिन जानकारी के मुताबिक सिंहपुरा इलाके में इस समय आतंकियों को घेरा गया। वहां से लुका छुपी का खेल खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 10 दिनों से आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। 13 मई को शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें लश्कर के 3 आतंकी मारे गए। इसके बाद 16 मई को त्राल में मुठभेड़ हुई, जिसमें जैश के 3 आतंकी ढेर किए गए। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। इसके बाद किश्तवाड़ में 2 दिनों से मुठभेड़ जारी है, जहां 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की जानकारी है। एक तरफ जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है, आतंकियों के मददगारों पर नकेल कसी जा रही है। तो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने आज जम्मू के 4 जिलों में छापेमारी की। पुंछ, राजौरी, उधमपुर और रामबन में, जहां से कई डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त किया गया। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा पुंछ जिले के अलग अलग इलाकों में जो रेड है वो की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये नार्को टेररिज्म से जुड़ी रेड है, यानी कि नार्कोटिक्स यानी कि ड्रग्स बेचकर जो पैसा टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उससे जुड़ी ये रेड है। कहां कहां से ये पैसा आ रहा है, ड्रग्स कैसे आ रहा है और किस तरह से कन्वर्ट होता है पैसे में, जिसके बाद ये आतंकियों तक पहुंचता है, जिससे वो हथियार खरीदते हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट उन्हें यहाँ पर इसी पैसे से मिलता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के अलग अलग इलाकों में जो रेड है वो चलाई जा रही है। सुरक्षा बलों को शक ये कि इन इलाकों में बहुत सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, जो आतंकियों को लॉजिस्टिक, पैसा और हथियार पहुंचा रहे हैं।
आतंकवाद के जितने भी सपोर्टर्स हैं या आतंकवाद के जितने भी कैंप्स हैं या जितने भी टेररिस्ट हैं जो इस धरती पे भी कहीं पर पनप रहे हैं, खासकर जो पाकिस्तान से यहाँ पर किसी ना किसी एक पूरी फिराक में रहते हैं कि हिंदुस्तान में जाकर अपनी गतिविधि को अपना अंजाम देंगे, उनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये भारत बदला हुआ भारत है और ये भारत झुकेगा नहीं। शोपियां, त्राल या किश्तवाड़, हर जगह से आतंकियों को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। आतंक का पूरा हिसाब किया जा रहा है। मददगारों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी है ताकि पाकिस्तान में बैठा मुनीर ये समझे कि उसके भेजे आतंकी जितने आएंगे वो सारे मार दिए जाएंगे और यहां जो देश से गद्दारी करेंगे उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। जी मीडिया के लिए जम्मू से रजत बोरा की रिपोर्ट। उधर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने आतंकियों और पाकिस्तानी सेना को बुरी तरीके से पीटा। ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान सदियों तक याद रखे। हर पाकिस्तानी नेता यह मान रहा है कि भारत के एक्शन से नुकसान हुआ, यानी पाकिस्तानी ये मानने को तैयार है कि भारत की तरफ से तगड़ा एक्शन हुआ है, लेकिन इधर देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो सेना के शौर्य का जीता जागता सबूत हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे भारतीय शूरवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों और पाक फौज के ठिकानों को तबाह किया। पाकिस्तान के बड़े नेता खुलकर मान रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर बड़ी तबाही की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज खुले मन से मान रही हैं कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। खुद शहबाज शरीफ सेना के सामने मान चुके हैं भारत ने जोरदार हमला बोला था जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और तो और पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी मान रहा है कि भारत की कार्रवाई के बाद काफी नुकसान हुआ, क्योंकि सबसे पहले मुनीर ने हमले और नुकसान की जानकारी शहबाज को दी। यानी पूरा दुश्मन मुल्क मान रहा है कि भारत से बुरी तरह पीटा गया है। इसके सबूत भी पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर विपक्षी पार्टियों को अभी भी सबूत चाहिए और वो सरकार से सवाल कर रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर सरकार से सवाल पूछा कि आतंकवाद पर पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया, ट्रंप के सामने झुककर भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी, पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश हमारे साथ क्यों नहीं, ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिए किसने कहा। राहुल गांधी के जो सवाल सोशल मीडिया पर पूछे, कांग्रेस नेताओं ने वही दोहराया। अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे शिमला समझौते के भावनाओं के अनुरूप एक तरफा सीज फायर की घोषणा कर देता है मोदी जी, तब तो आपका यह खौलता खून नहीं बोलता कि हमारा मामला है, सीज फायर होगा तो हम अपनी धरती से करेंगे। और वो कितनी अपमानजनक बात कर रहा है कि मैंने इन दोनों से कहा हो तुम्हारा ट्रेड करा दे, व्यापार करा दे। सीज फायर हो गया प्रधानमंत्री जी। हालांकि इन सवालों का बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि जब सेना ने साफ बोल दिया तब भी भरोसा क्यों नहीं। पाकिस्तान खुद कबूल रहा है कि हमारी वीर सेना ने 9 टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया, 11 पाकिस्तानी एयर बेसेस को नष्ट किया। मरियम नवाज स्वयं कह रही है कि पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है जिससे वो चरमरा गया है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने लगभग हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने एक्शन का रिजल्ट दिखाया। आतंकी अड्डों से लेकर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों तक की तबाही की तस्वीरें दिखाई। पूरी दुनिया ने भारत की शौर्य को देखा, माना कि हमारे शूरवीरों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, लेकिन विपक्ष की राजनीति इन तस्वीरों को संभवतः देख नहीं पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश की जहां अंतरिम सरकार की कमान संभाल रहे मोहम्मद यूनुस की कुर्सी खतरे में है और इसके पीछे की वजह है बांग्लादेशी सेना से बढ़ता यूनुस का टकराव, जिससे एक बार फिर वहां तख्ता पलट की आशंकाएं, संभावनाएं तेज हो रही।
जनरल वकार ने यूनुस को चेतावनी दी कि इस साल दिसंबर से पहले किसी भी हाल में वो चुनाव कराए, और इस अल्टीमेटम से बौखलाए यूनुस ने माइंड गेम खेलते हुए पद से इस्तीफा देने की मंशा जाहिर की। शेख हसीना को गद्दी से हटाने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की कमान संभाल रहे मोहम्मद यूनुस की कुर्सी भी खतरे में दिख रही है, और इसके पीछे वजह है जनरल वकार का अल्टीमेटम, जिसके पूरा नहीं होने पर बांग्लादेश में तख्तापलट की आशंका बढ़ गई है। जनरल वकार ने यूनुस सरकार को दिसंबर तक हर हाल में चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया है, लिहाजा उन्होंने भी माइंड गेम खेलते हुए इस्तीफा देने की चाल चल दी है। दरअसल बांग्लादेश इस समय पूरी तरह से अशांत और अव्यवस्थित है, और इसके जिम्मेदार हैं मोहम्मद यूनुस, क्योंकि जब से उन्होंने बांग्लादेश की कमान संभाली है तब से बांग्लादेश बर्बादी के दलदल में धंसता चला जा रहा है। मोहम्मद यूनुस से ना तो सरकार संभल रही है और ना ही उन्हें राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। और इस बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार ने भी मोहम्मद यूनुस को अल्टीमेटम दे दिया है कि बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराए जाए, दिसंबर से पहले हर हाल में राष्ट्रीय चुनाव हो, यूनुस सरकार सेना के मामलों में हस्तक्षेप ना करे। जनरल वकार की चेतावनी से यूनुस सरकार और बांग्लादेशी सेना के बीच काफी दिनों से चल रहा टकराव खुलकर सामने आ गया है। अभी वहाँ जो स्थिति है वो बहुत हमारी तरफ से वाफिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा रिएक्शन जो है वो मेजर्ड होगा। हमारी तरफ से संबंध ठीक रहेंगे, क्योंकि उनके हक में भी है कि भारत बांग्लादेश के संबंध जो हैं वो अच्छे रहें। अगर अच्छे नहीं रहते हैं तो इसका बहुत खराब असर उन पर उनकी आर्थिक परिस्थिति पर भी पड़ता है। सेना से अल्टीमेटम मिला तो बांग्लादेश पर एक छत्र राज करने की चाहत रखने वाले मोहम्मद यूनुस ने भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल का गेम शुरू कर दिया। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के अध्यक्ष नहीद इस्लाम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मोहम्मद यूनुस ने उनसे एक दिन पहले मुलाकात की थी। यूनुस ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात को तनावपूर्ण बताया, राजनीतिक दलों से सहयोग न मिलने पर हताशा जताई, काम करने में मुश्किलों का सामना करने की बात कही, इस्तीफा देने की मंशा भी जाहिर की। भारत बांग्लादेश का संबंध है, पिछले एक दशक से ज़्यादा संबंध काफ़ी अच्छे रहे। अभी कुछ परेशानियां हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारत ओवर रिएक्ट नहीं करेगा, और हम लोग की कोशिश जारी रहेगी कि कैसे संबंध में फिर से सुधार आए। मोहम्मद यूनुस के लिए एक साल के अंदर ही हालात इतने क्यों बिगड़ गए, इसके पीछे कई वजह है, जिसमें यूनुस सरकार के रहते बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुई हिंसा सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि पिछले साल अगस्त से अक्टूबर के दौरान हिंदुओं के घर, दुकान और धार्मिक स्थल उजाड़े गए, हिंदुओं का सरेआम कत्ल किया गया, हिंदू बेटियों के साथ दरिंदगी हुई। लेकिन मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से खामोश रहे, जिसका बांग्लादेश के साथ ही विदेशों में भी उनका कड़ा विरोध हुआ। दूसरी बड़ी वजह रही राजनीतिक पार्टियों को दरकिनार करना, जिससे बीएनपी समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां भी मोहम्मद यूनुस से नाराज हो गईं। वहीं पाकिस्तान और चीन के इशारे पर नाचने वाली यूनुस की विदेश नीति भी पूरी तरह से फेल हो गई। सेना में नाराजगी बढ़ गई। सेना और यूनुस में टकराव की एक वजह बांग्लादेश से म्यांमार तक जाने वाला रखाइन कॉरिडोर का प्लान भी रहा। इस कॉरिडोर का उद्देश्य म्यांमार के रखाइन राज्य को मदद पहुंचाना था, जहां 20 लाख से ज्यादा लोग गृह युद्ध और भूकंप से अकाल का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस योजना को खूनी गलियारा बताते हुए सेना ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद यूनुस सरकार ने यू टर्न लेते हुए रखाइन कॉरिडोर का प्लान कैंसिल कर दिया। Bangladesh, as we hear from the media and other sources, that there has been some orchestration from outside to destabilize that nation. But that's how it is. They have their own interest, but it is going to be against our own. So we have to be careful, we have to be strong, we have to make a lot of friends. सेना से बढ़े टकराव के बीच बांग्लादेश में तख्तापलट की आशंका तेज है। वहीं चुनाव हुए तो ये भी चर्चा है कि क्या यूनुस का माइंड गेम काम कर पाएगा। ये 20 सालों तक राज करने वाली शेख हसीना फिर से बांग्लादेश में वापसी करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में भी तख्तापलट का खतरा मंडरा रहा है, और इसी के डर से पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर की कठपुतली बने हुए। मुनीर को कल एक भव्य समारोह में फील्ड मार्शल का पद सौंपा गया, लेकिन मुनीर के फील्ड मार्शल बनते ही इमरान खान ने उस पर तंज किया और इशारों में बताया कि कैसे ये कदम शहबाज की सत्ता के लिए उल्टी गिनती साबित कर सकता है। भारत से जंग हारे पाकिस्तान के हारे हुए सेना प्रमुख को आखिर प्रमोशन दे दिया गया। ऐलान के बाद कल उसे आधिकारिक तौर पर फील्ड मार्शल बनाया गया।
जिसके लिए पाकिस्तान में बड़ा इवेंट भी रखा गया था। इसकी भी जो तस्वीरें सामने आई उसमें दिखी बॉडी लैंग्वेज ने ही बता दिया कि अब पाकिस्तान का असली हुक्मरान कौन है। देखिए कैसे देश का राष्ट्रपति और पीएम डरे सहमे से बैटन पकड़ा रहे हैं और आसिम मुनीर चौड़ा होकर इसे स्वीकार कर रहा है। कहते हैं ना कि तस्वीरें ही पूरी कहानी बयां कर देती हैं, तो इन तस्वीरों ने भी पाकिस्तान का असली राजा कौन है वो दुनिया को बता दिया। शहबाज लाचार और मुनीर उसका आका दिख रहा था। शहबाज पर मुनीर की यह पावर पहली बार नहीं दिखी, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही शहबाज हर मौके पर मुनीर की चमचागिरी करना नहीं भूलते। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। वही मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने के इस फैसले पर इमरान खान का भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी इस पर कटाक्ष किया। जेल में बंद इमरान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। हालांकि साफ तौर पर उन्हें राजा की उपाधि देना ज्यादा ठीक होता, क्योंकि अभी देश में जंगल कानून लागू है और जंगल में सिर्फ एक राजा होता है। इमरान खान ने बता दिया कि इस फैसले से पाकिस्तान में आगे क्या होने वाला है और कैसे राजा बन मुनीर अब शहबाज को ही निगलने की तैयारी कर रहा है। खैर, मुनीर के प्रमोशन पर सिर्फ इमरान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी सवाल पूछ रही है, जो कि जिहादी जनरल फील्ड मार्शल बन गया। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल सेना का सबसे बड़ा पद है और मुनीर पाकिस्तानी इतिहास में दूसरे ही ऐसे जनरल हैं जिसको ये पद मिला है, वो भी तब जब मुनीर की लीडरशिप में पाकिस्तानी सेना की एक और ऐतिहासिक हार हुई है, जहां पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए, 9 आतंकी अड्डे मिट्टी में मिल गए, पाकिस्तान के सीने पर भारत ने वार किया और पाकिस्तान सिर्फ देखता ही रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान की असलियत पूरी दुनिया जानती है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद आतंकी ठिकानों से लेकर मिलिट्री और एयरबेस बर्बाद हो चुके हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान के जो सेना है बौखलाए हुए। पाकिस्तान के जंगी जोकर मैदान जंग में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन माइक लेकर अपनी भड़ास निकालने में लगे और अब पाकिस्तानी सेना आतंकी हाफिज की भाषा बोलने लगी है। कैसे बोल रही है, इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सांसें खुद अटकी हुई हैं, पानी के लिए सूखा जा रहा है। भारत के हमलों से कमर टूटी पड़ी है। खुद की आवाम थू थू कर रही है। लेकिन ये पाकिस्तान के बड़बोले महानुभाव ऐसे हैं, हर तरफ से पिट चुके, लेकिन अपने खोखले ढोल पीटने से बाज नहीं आते। मसलन जरा इन शख्स को सुनिए, ये वही हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक सबूत तक अपनी आवाम को दिखा नहीं पाए और अब बातें कर रहे हैं भारत की सांसें सुखाने की। तो पाकिस्तानी सेना का वो अधिकारी जिस पर पाकिस्तानी आवाम भी अब हंसती है, वो भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन जुबान भले ही इसकी है, पर बोल किसी और के हैं। किसके, जरा ये सुन लीजिए। तो अपने नकलची पीएम की तरह डीजी आईसीपीआर ने भी अपना भाषण चुरा लिया, लेकिन चुराया भी तो किससे? आतंकी हाफिज सईद से। यानी अब पाकिस्तानी सेना खुलकर आतंकियों की भाषा बोलने लगी है। अब करें तो आखिर करें क्या? खुद की जनता ही अब इनको एक एक कर एक्सपोज करने लगी है। यानी पाकिस्तान की आवाम भी मुनीर के झूठ को नहीं मान रही, लेकिन तब भी इसके हुक्मरान बाज नहीं आते। 11 एयरबेस और 9 आतंकी अड्डे तबाह कराने वाले शहबाज की एक और गीदड़ भभकी भी सुन लीजिए। पाकिस्तान की इन बातों को सुनकर लगता है वो खुद ही अपना खात्मा चाह रहा है, तभी तो बार बार जंग की बातें करता है, वो भी तब जब 4 दिनों में ही घुटनों पर आ गया। लेकिन अब की बार अगर युद्ध हुआ तो ना पाकिस्तान बचेगा और ना ही इसके बड़बोले जंगी जोकर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान का एक और घिनौना चेहरा मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। 21 मई को ओलावृष्टि हुई थी। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट में भीषण टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। इस दौरान पायलट ने पाकिस्तान से उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने मना किया। यात्रियों में टीएमसी के 5 नेताओं का डेलीगेशन भी था। सोशल मीडिया पर फ्लाइट के भीतर के कई वीडियोज हैं जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, आवाजें चीखे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस सब से इतर अपना असली रंग दिखाया। हालांकि इंडिगो ने बाद में साफ किया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। बताया यह भी गया कि इंडिगो फ्लाइट जब अमृतसर के ऊपर से गुजर रही थी तब पायलट ने हर टर्बुलेंस महसूस किया।
लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी लाहौर एटीसी से कांटेक्ट किया और खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की परमिशन मांगी। लाहौर एटीएस ने पायलट को मना किया। उसी के चलते फ्लाइट को अपने तय रूट पर आगे बढ़ना पड़ा। फ्लाइट बेहद भयानक टर्बुलेंस की चपेट में आई, जोर से हिलने लगी। 227 लोगों की जान खतरे में। पायलट ने श्रीनगर एटीसी को जानकारी दी, इमरजेंसी लैंडिंग कराई। लैंडिंग के बाद देखा गया कि फ्लाइट का जो अगला हिस्सा है यानी नोज कोन जो था वो टूट चुका था, यानी कुछ भी हो सकता था। पायलट की सूझबूझ के चलते सभी यात्रियों की जान बच पाई। हालांकि इंडियन फोर्सेस के आगे पस्त पाकिस्तान को देखकर अब भारत के खिलाफ चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक नई साजिश रच रहे हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट में भारत को चैलेंज करने के लिए अब पाकिस्तान और बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर इंडियन बॉर्डर से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक निष्क्रिय एयरबेस को रिएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी डिफेंस इंडस्ट्री बनाने की प्लान हो रही है और भारत ने इनका जवाब देने का प्लान तैयार किया है। प्लान भारत का क्या है और भारत के खिलाफ की साजिश क्या है, रिपोर्ट। बांग्लादेश से नजदीकी चीन की नई चालबाजी। चिकन नेक के पास एयरबेस, नापाक प्लान ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भारत विरोधी साजिशें तैयार हो रही हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद अब चीन और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश की तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बांग्लादेश के लाल मुनीर हाट में एक पुराने एयरबेस को एक्टिव किया जा रहा है। सबसे पहले चिकन नेक की अहमियत समझ लेते हैं। मैप में आप भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर देख रहे हैं, जो भारत को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ता है, जो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के बॉर्डर मिलते हैं। भारत की सिक्योरिटी के लिहाज से ये बेहद सेंसिटिव इलाका है। चीन हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास से करीब 135 किलोमीटर दूर लाल मुनीर हाट में एयरबेस डेवलप कर रहा है, जो भारत के लिए गंभीर चिंता करने वाली बात है। एयरबेस फिलहाल बांग्लादेश एयरफोर्स के कंट्रोल में है, लेकिन हाल ही में कई चीनी अधिकारियों ने इस इलाके का दौरा किया था। ये हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये रोंगपुर बोल के जो जिला है बांग्लादेश में, उसी का पार्ट है लाल मुनीर हाट, और उसी के बगल में हम लोग का सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपको पता है 21-22 किलोमीटर का भारत का चिकन नेक जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। और ये 22-25 किलोमीटर दूर है लाल मुनीर हाट। चिकन नेक के पास चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी भारत की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि अभी भारत सिर्फ पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर तनाव झेल रहा था, लेकिन अब चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए बंगाल रीजन में अपनी पकड़ बना रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस कुछ दिन पहले चीन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने चीन को बांग्लादेश में इन्वेस्ट के लिए इन्वाइट किया, भारत को घेरने के लिए समुद्री मार्ग का हवाला दिया, साथ ही डिफेंस इंडस्ट्री डेवलप करने के साथ ही एयरबेस बनाने के लिए भी कहा था। जानबूझ के चीन के ये दौरे पे गए थे, ये अपना मोहम्मद यूनुस आने के बाद ही बोला यहाँ पे एक एयरफोर्स बेस बनाएंगे। और कौन बनाएगा? चीन मदद करेंगे, और पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्टर है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं, उन्होंने एक एयरफोर्स बेस बनाना है। उसके साथ साथ वो लोग वहाँ पे एक डिफेंस इंडस्ट्री का भी एक प्लानिंग चल रहा है, जहाँ पे 3 साल पे क्या करना है, 6 साल पे क्या करना है, 10 साल पे क्या करना है। बांग्लादेश एरोस्पेस इंडस्ट्री बोल के एक ऑलरेडी इसका भी एक प्रमोशन प्लान हो गया। हालांकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ही भारत ने भी अपना एयरबेस हाशिमारा बना रखा है, जहां से भारत पूरे इलाके पर नजर रखता है। नॉर्थ ईस्ट के पास इस एयरबेस में राफेल भी तैनात है। साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बांग्लादेश के इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताई है। प्रशासन को निर्देश दिया है कि सेना को कोई भी जरूरत पड़े तो तुरंत मदद दी जाए। दरअसल बांग्लादेश के कट्टरपंथी और पाकिस्तान की फौज सरकार के साथ सपना देख रही है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को भारत से अलग कर दिया जाए, जो सिर्फ पतले से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हैं। इसलिए चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश के कट्टरपंथी सरकार के साथ मिलकर भारत को घेरने की साजिशें रच रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बांग्लादेश को एहसास हो चुका है कि अगर उसने कोई भी कदम भारत के खिलाफ उठाया या किसी भी तरह की हिमाकत की, तो उसका हश्र भी पाकिस्तान जैसा ही होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर में 2025 के भारत ने अपने पराक्रम का जो पहचान पूरे दुनिया के सामने लाया है, इसके बाद कोई भी देश भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से जरूर डरेगा। लेकिन क्योंकि भारत आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है, इससे कई देशों की तकलीफ हो रही है। कैमरामैन फेलिक्स के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया।